आने की रिवायत रही है। जीत जिस पार्टी की होती है उस पार्टी के कारकुनान रक्स करते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं और आतिशबाजी करते हैं। लेकिन इस मर्तबा जीत के जश्न पर कोरोना वबा की वजह से ईसी ने पाबंदी लगा रखी थी। लिहाजा जीत के जश्न की ममानियत होने के बावजूद जश्न की जगह कई मकामात से तशद्दुद की खबरें मौसूल हों तो ये लम्हे फिक्रिया है। मगरबी बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद इतवार की रात से पीर की रात तक कई मकामात पर तशद्दुद ज़दा, दिल दहला देने वाले वाकयात सामने आए हैं, जिसमें कई अमवात हुई हैं। इस तशद्दुद के लिए बीजेपी ने टीएमसी को मौरिद इल्जाम ठहराया, जबकि टीएमसी ने पलटवार करते हुए इन इल्जामात को खारिज किया। तशद्दुद की खबरों का सख्त नोट लेते हुए वज़ारत दाखिला ने अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों पर हो रहे हमले की रियासती हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है, जबकि पीएम मोदी ने गवर्नर को फोन कर इन वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। उधर जेपी नड्डा आज शाम बंगाल पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरगर्मियां इनटॉलरेंस से भरी हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि इन वाकयात से फिक्रमंद और सदमे में हूं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे वाकयात भारत के बंटवारे के दौरान ही सुनी थी। 2 रोजा दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने महलूकीन के अहलखाना से मुलाकात की और 5 मई को हमले के खिलाफ बीजेपी ने मुल्क भर में धरना देने का ऐलान किया है। जेपी नड्डा कोलकाता में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। नाज़रीन, 5 मई को ही वजीर आला ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा हलफ लेंगी। तो दूसरी जानिब वजीर आला ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए हाई लेवल मीटिंग मुनक्किद की। बीजेपी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की शह पर टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 9 कारकुनों का कत्ल किया। जीत के बाद बंगाल में पैदाशुदा हालात पर आज जानेंगे दो पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान खालिद इबादुल्ला साहब जो कि तर्जुमान है टीएमसी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ नवीन कुमार साहब जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम दो रुख में। और प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले ट्वीट कुछ खास पढ़ लेते हैं। अगर बात संबित पात्रा की कही जाए तो उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि बंगाल में हिंसा पर जल रहा है बंगाल, हमारे कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं और जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये कहना है संबित पात्रा का, जो कि बीजेपी लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन है, कौमी तर्जुमान है। वहीं अगर रुकने पार्लियामेंट परवेश साहब की बात कर लें तो उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है जिसमें कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी। चूंकि उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है तो हिंदी में ही पढ़ दे रही हूं। घरों में आग लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि याद रखना टीएमसी के सांसद यानी रुकने पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री यानी वजीर आला और एमएलएज को दिल्ली में भी आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना, ये कहा है रुकने पार्लियामेंट परवेश साहब ने ट्वीट करते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। तो ये कुछ खास ट्वीट थे जिनका मैंने जिक्र किया। खालिद इबादुल्ला साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अभी तो जश्न की मुबारकबादियों का सिलसिला ही जारी था, लेकिन जो तस्वीरें मगरबी बंगाल से सामने आ रही हैं वो काफी परेशान कुन और हैरान कुन भी हैं। मगरबी बंगाल की छवि भी इससे मुतासिर हो रही है। आखिर कार्रवाई में कहाँ चूक हो रही है जो अभी तक जीत के बाद इस तरह की तशद्दुद ज़दा खबरें मौसूल होने लगी? क्या कर रही है आपकी सरकार, ममता बनर्जी? देखिए, ये तशद्दुद, देखिए ये सरकार की बातें अभी ना कहिए, अभी सरकार नहीं है, अभी केयर टेकर है, अभी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में आता है। लेकिन ये तशद्दुद का मामला मैं समझता हूं कि बिल्कुल निंदनीय है और इसका मैं कहीं पे ना कोई जगह है ना रहना चाहिए। बिल्कुल इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं और मैं इसको खारिज करता हूं। तशद्दुद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तक, ये आपने देखा कहीं उन लोगों के इलाका में शीतल कुचे में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा, मारा जा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं कहा जा रहा। आपके वर्तमान में देखा जाए किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को जला दिया गया। आपने देखा कि कल हमने बात किया था कि आराम घर में बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। उसके बाद तकरीबन इतवार की रात से पीर की रात तक यानी मंडे की रात तक ऐसी कार्रवाइयां होती रही। हालांकि आज खुशआइन बात यह रही कि मंगल के दिन ऐसी कोई वाकयात पेश नहीं आए। सवाल ये उठता कि 24 घंटे के बाद ममता बनर्जी ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की, कितनी मीटिंग्स की, कौन कौन से इलाके वो गई, ये हम जानना चाह रहे हैं। आखिर हालात का जिम्मेदार कौन है?
मैडम सना, देखिए ममता बनर्जी ने पहले ही जिस वक्त जीत का आंकड़ा मिल गया था उसी वक्त तो तुरंत 5:30-6 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने यह कही है कि अभी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई घटना नहीं घटाएगा और हम लोग विजय मिছিল भी नहीं करेंगे, बल्कि रविंद्र संगीत को चलाकर हम लोग अपनी मन में विजय मिছিল मनाएंगे और विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। ये ममता बनर्जी पहले दिन इतवार के दिन, पीर तो बात की बात है, इतवार के शाम 6 बजे से ही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ सुथरी लफ्जों में यह कह दिया था कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए। हम सब रविन्द्रनाथ संगीत का सर, लेकिन अभी जो वाकयात हैं वो दिल दहला देने वाले वाकयात हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसका जिम्मेदार कौन है? कल ममता बनर्जी हलफ लेने वाली हैं और उससे पहले इस तरह की खूनी वाकयात की खबरें मौसूल हो रही हैं। सभी लोग डरे हुए हैं। मगरबी बंगाल में जो लोग, मेरा मानना है, सभी का मानना है कि जो लोग रह रहे होंगे, जाहिर सी बात इन वाकयात से खौफजदा होंगे। लेकिन इन वाकयात से न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि दीगर इलाकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, अभी भी मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत बंगाल की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। अभी भी उसके मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर का मुदाखलत नहीं हुआ है। कल शपथ लेंगे, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी खासकर, ये जान रहे हैं कि कल जब चीफ मिनिस्टर शपथ लेगी तो उसके बाद हमको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन खालिद इबादुल्लाह साहब सिर्फ ये कहकर कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल की बरकरारी का जिम्मा मगरबी बंगाल की वजीर आला के हाथों नहीं है, इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। नवीन कुमार साहब, टीएमसी का ये कहना है कि चूंकि अभी तमाम चीजों की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है और सवाल ये उठता है कि 200 से ज्यादा कंपनियां अभी भी मौजूद है मगरबी बंगाल में, उसके बावजूद इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर आए हैं जो कि मायूस कुन और लम्हे फिक्रिया भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि सरकार में जो आदमी रहे, 5 साल पिछले सरकार में 10 साल रह चुके हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि चुनाव आयोग का रोल चुनाव की घोषणा के बाद खत्म हो जाता है। केवल जिस समय रिटर्निंग ऑफिसर सिग्नेचर कर देता है उसके बाद उसका कोई रोल नहीं। अगर ये इनको जानकारी नहीं है तो दुर्भाग्य है। और ये कहें कि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, इससे और ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है जिस रूलिंग पार्टी को यही नहीं पता कि शासन और प्रशासन कौन चला। तो मालूम जानकारी लेकर बोलिए। अब यार मैं आपके पीछे बोला था क्या? मैं आपके पीछे बोला, मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलिए। चीजों को ये मालूम नहीं, इनकी जानकारी में बहुत कमी है, आपकी जानकारी में कमी नहीं है, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। खालिद साहब, आपको मौका काफी दिया हमने। नवीन साहब को बात अपनी मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। नवीन जी, मेरा सना जी, मेरा निवेदन है कि आप गलत बात करते हैं, जानकारी नहीं है, उसके बात करने से मुझे टोकना पड़ेगा ना। अगर आप मैं आऊंगी आपके पास खालिद साहब। नवीन साहब, आपकी बात मुकम्मल करें। जो आदमी इतना जाहिल हो, जिसको ये तमीज नहीं है कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपको निकलना है निकल जाए, उसको सही बोलना निकल जाए। आप लोगों के अंदर में जरा सा भी सहन शक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे इनको सहन शक्ति नहीं है, गलत बात करके जाना चाहते हैं। मैं उस गलत बात पे जरूर, या तो मैं इसके बाद में बोला क्या बीच में? मैं इस व्यक्ति के बीच में बोला हूं क्या? पीछे 5 मिनट का भाषण दिया, मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या? कैसा व्यक्ति है ये? लोगों का नाच करा, हत्या करा रहे हैं और बोलने भी नहीं देंगे। यहाँ पर आप गलत बात कर रहे हैं। बातें अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में भी नहीं है। ऐसी बोला वक्त दिया जाएगा। अनपढ़ है आप, आपको वक्त देंगे, आप अपनी बात रखिएगा। खालिद इबादुल्लाह साहब, ऐसा नहीं कि आपकी बातें नहीं सुनी जा सकती हैं, आपकी बातें तो सुनी जा रही है ना, आपको सुनने के लिए बुलाया गया है। अभी आपको मैंने काफी वक्त दिया। नवीन कुमार साहब के को सवाल मैंने किया है, उनका जवाब तो आने दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नवीन जी, पूरे 7 मिनट ये व्यक्ति बोलता रहा और झूठ बोला, मैंने फिर भी नहीं कहा। आप पश्चिम बंगाल में लोगों को लूट रहे हैं। अरे फिर सबके सामने फोटो वीडियो नजर आ रही है, आप वहां पर हत्या कर रहे हैं। आप हमारे लोगों की हत्या करें और मैं चुप रहूं, मैं बोलूं भी नहीं। आप कैसे तहजीब की बात कर रहे हैं? आप क्यों सना जी, या तो इनका माइक बंद करिए और या फिर मुझे इसके बाद दोबारा मेरा निवेदन ही है। अरे आप जैसे लोग लगातार नरसंहार कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं आपके बीच में बोलते रहेंगे और आपको यहाँ पर इसी बात का मौका मिलेगा क्या? तू मैंने करने के लिए क्या? आप लोगों का खून मत बहाइए।
सना जी इसी प्रकार मैं बीच में बोलता रहूंगा, अब डिबेट इसी प्रकार से होगी तो बंगाल में वेस्ट बंगाल आप वहां लगातार लोगों पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात है, उसके सवाल वो किसके आने में करती है? आप तो पत्रकार हैं, क्यों अगर इनकी जानकारी नहीं तो आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी आप ये क्या जानती है, क्या समझ रही है? भारत एक शासन प्रशासन चलाना संवैधानिक तरीके में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसके आदेश के अनुसार काम होने हैं। राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से हत्याएं करा रही है। ममता बनर्जी जो नाम ममता है लेकिन कितनी क्रूर है, वो महिलाओं की हत्या कर, गैंग रेप हो रहे हैं साथ पर, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप बोलिए मत। महिलाओं के साथ गैंग रेप की वीडियो बना करके पोस्ट की जा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी उनको लेकर के पोस्ट कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जो लगातार सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिनकी फोटो पहले कार्य करते हुए आपने दिखाई है, उन लोगों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और महिला मुख्यमंत्री है और ये हंस रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। खालिद साहब, आप पश्चिम बंगाल को क्या बनाना चाहते हो? लोगों की लूट रहे हो, हत्याएं कर रहे हो और उसके बाद ये हंस रहे हो आप। यही आप सब, और उसके बाद आपके सांसद तपन सेन कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है, होने दीजिए, इस प्रकार की घटना से कुछ नहीं होता है। आप पश्चिम बंगाल में मुझे आग लगा रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल के लोग मर रहे हैं। खालिद साहब, कौन सी ऐसी गलत बातें आपको लग रही हैं? क्या आपने वो तस्वीरें नहीं देखी, वो वीडियोस नहीं देखे कि क्या हाल इस वक्त बना हुआ है मगरबी बंगाल में? और आप ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा मैं पहले ही कुछ नहीं कर सकते। तशद्दुद मैडम सना, मैं पहले ही कहा कि तशद्दुद का कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में नहीं आता, इनको जानकारी नहीं है। आज भी कल तक सरकार जब तक नहीं बनती है, इलेक्शन कमीशन अभी उसके अंतर्गत में आते हैं। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत से आज भी अभी बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो ना भाई, इनको जानकारी नहीं है तो जान देने की जरूरत है और चिल्ला रहे। मैं माना आपकी बात सही है, लेकिन 10 साल तक राज करने वाली सीएम ममता बनर्जी ने कमजोर कैसे हो गई? कमिश्नर को क्यों बुलाया अगर उसके हाथ में नहीं है? तीसरी बार आपकी सरकार बनने वाली और आप इतनी कमजोरी का मुजाहरा करेंगे खालिद इबादुल्लाह साहब कि कहीं आपके सीएम जाएंगे नहीं, जहां पर इलाके में हालात खराब है वहां पर क्या पहुंची, कमजोर अगर रहते वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की क्या? ये बताओ मौलाना साहब, बताइए आज चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को क्यों बुलाया? चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी कमिश्नर को बुलाया किस अधिकार से अगर उसके हाथ में? देखिए बेशरम को, देखिए मौलाना साहब, क्या जानकारी आपके पास? इस बेशरम से बात कीजिए, शर्म नहीं है मौलाना। आप जब पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। नवीन कुमार साहब, आप चुप हो जाएं, आपसे मेरा सवाल नहीं था, खालिद इबादुल्ला साहब से मेरा सवाल था। खालिद साहब, जिन जिन इलाकों में तशद्दुद हुआ, देखिए शालीनता नहीं है, उन इलाकों के हवाले से टीएमसी ने क्या इकदाम उठाए, कदम उठाए, स्टेप लिए, बताइए आप। या फिर टीएमसी सिर्फ ये कह देगी कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लिहाजा हम आंख और कान बंद कर बैठे हैं। ये मुझे मौलाना कह रहे हैं, इनको जरा से भी शर्म नहीं आती, अपनी औकात में आ जाते हैं ये लोग। जब थोड़ी सी बात गड़बड़ी लगती है तो ये आपे से बाहर आ जाते हैं। मौलाना शर्म का नाम है तो छोड़ दीजिए, अच्छी बात है। ये बताइए आज चीफ मिनिस्टर ने यानी ममता बनर्जी ने अगर चीफ मिनिस्टर नहीं, मेरा नाम तो मौलाना नहीं है, कमिश्नर डीजी को क्यों बुलाया? मेरा नाम मौलाना नहीं है। आपको अगर हम दूसरी शब्दों में व्यवहार करें तो क्या अच्छा होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप लोगों का शब्द यही है, आप यही करते हैं, आप लोगों के अंदर में इरिटेट करने की, आप लोगों के अंदर में आपस में लोगों की आपस में महिलाओं पैदा करने वाली। खालिद इबादुल्लाह साहब, आप दोनों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बंगाल एक तरीके से पूरा जल रहा है, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वक्त लीडरान को भी संजीदा होने की जरूरत है, साथ ही सरकार को भी संजीदा होने की जरूरत है। खालिद इबादुल्ला साहब, वही सवाल कि सरकार का ये कह देना कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमारे हाथों में नहीं है तो क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है? तो क्या ये माना जाए 10 सालों में जो आपकी सरकार रही है वो इतनी बेहिस हो गई कि अभी वो कुछ कर ही नहीं सकते कार्रवाई? किन किन लोगों को आपने नोटिफाई किया है, इस हवाले से कुछ जानकारी देंगे या नहीं? सना, जानकारी बिल्कुल मिलेगी। मैं एक बात कहूं,
ये जो बात झूठ बात बता रहे थे, गलत बात बता रहे थे, इनसे पहले क्लियर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आज भी आता है। तो आप भी मान रही है और ये चीज सही है, ये इनको मालूम नहीं कि अंतर्गत नहीं आता है, तो इनको कम से कम सीखना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। कल शपथ तो ये चीज मत देखिए। अभी तो बहुत पकड़ा रहे थे कि बहुत बीच में मुझे नहीं बोलने की आदत है, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ? बहस को सही तरीके से चलने दीजिए प्लीज। ऐसे ही वक्त जाया हो जाता है, ऐसे ही वक्त जाया होता है। नवीन साहब एक सेकंड। खालिद इबादुल्ला साहब, अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो वो सवालों से भी तो बचेंगे। तो फिर अभी तो सारा कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। नहीं, जब मैं ये बीच में बोलेगा तो ठीक, मैं बोलूंगा तो आप मैं उनसे पूछूं कि अभी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने रोका। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा, उनका माइक बंद करिए। जब मैं बीच में बोलते मैं नहीं बोलूंगा, मुझे तो आवश्यकता नहीं, मैं तो पहले भी नहीं बोला। 5 मिनट मैंने उनका भाषण सुना। फिर आप कौन होते हैं माइक बंद करवाने वाले? आप क्या डायरेक्टर हैं? बड़ी मुश्किल बात है यार, ऐसे लोग आके बैठ जाएंगे तो डिबेट करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अफसोसनाक बात है। बंगाल में इस तरह के हालात बने हुए हैं, इल्जामात और तदीदे इल्जामात का सिलसिला जारी है। आप दोनों यहाँ भी वही कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहस को मोहसिन तरीके से आगे बढ़ाएं। खालिद इबादुल्ला साहब, बार बार वही आपसे सवाल किया जा रहा है, या तो आप सवाल से बचना चाह रहे हैं, क्या ये माना जाए? बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं सना मैडम, और इन लोगों के साथ जवाब देना बड़ी मुश्किल हो जाती है जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं। तो मैं पहले कह दूं कि आज भी अंतर्गत सरकार का नहीं है, सरकार कल से बनेगी, देख लीजिएगा किस तरह से कंट्रोल लाइन पे आ जाएगी। और ये लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र फोर्स के सामने जो कर ले हम लोग करके पार कर जाएंगे, लेकिन आने वाले कल के बाद से देख लिएगा सरकार में जिस तरह से ममता बनर्जी पहले दिन से कड़वी पूरी तरह से कड़ा स्टेप ली है और वो ले रही है। मैं तो समझता हूं कि हमारे लोग कुछ जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किस घर छोड़े हुए थे उन लोगों को घर वापस लाकर मिठाइयां खिलाई गई है, ये सब इनको नजर नहीं आती है। हमारे कुछ लोग, हमारे पार्टी के नेता, उन लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का घर से भागे हुए थे, उन लोगों को बुला के घर में रखा गया है, उनको मिठाइयां खिलाई गई है, ये नजर नहीं आती है। अगर कहीं पे 1 लाख बूथ है, 1 लाख से भी ज्यादा बूथ है, वहां 2-4 बूथों में अगर कोई छोटी सी दुर्घटना घट जाती है, मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं बिल्कुल इसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि आपस में बांटना, आपस में लड़ाई झगड़ा लगवाना, ये काम ममता बनर्जी 10 साल से कर रही है। ऐसा कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिला। ये लोग आपस में लड़कर, आपस में भिड़कर फिर चिल्ला रहे हैं। मैं तो चुप रहता हूँ। मेरा ये कहना है, अब ये फिर बीच में बोले। खालिद इबादुल्ला साहब का ऑडियो थोड़ा म्यूट कर दीजिए। नवीन कुमार साहब। हाँ, मेरा ये कहना है, मैं आऊंगी खालिद साहब आपके पास। पहली बात, एक तो इनके पास जानकारी नहीं। किसी भी राज्य में अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर वो सरकार हार भी जाती है, अगर ममता बनर्जी बेशक अपना चुनाव हारी है नंदीग्राम से, बुरी तरह से हारी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर उनकी टीएमसी भी हार जाती तो भी जब तक दूसरी सरकार नहीं बनती, ट्रांसफर, पोस्टिंग और संवैधानिक निर्णय लेने के अलावा बाकी सारे काम की जिम्मेदारी उसके पास है। ऐसा नहीं है अगर सरकार नहीं है और दूसरे देश ने हमला कर दिया तो सरकार कहेगी मैं नहीं करूंगा, जो सरकार बनेगी तो वो आके करेगी। इनको जानकारी नहीं है, इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, ये जानकारी रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कह रहे 2-4 बूथ में हो गया तो कोई बात नहीं, 2-4 बूथ नहीं है, महिलाओं का सड़क पर गैंग रेप हुआ है, बस दुकानों को लूटा गया। ये वीडियो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पे आरोप लगा, ये वीडियो देखिए, दुनिया जहां के लोग देख रहे हैं। ब्रूटल बुजुर्ग महिलाओं को, जवान को, युवाओं को ब्रूटल मारा गया, 11 लोगों की हत्याएं हो गई, भाजपा के कार्यालय जला दिए गए, एक नहीं कई दफ्तर जला दिए, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करती है ममता बनर्जी। 24 घंटे घटना बीतने के बाद चीफ सेक्रेटरी को बुलाती है, डीजीपी को बुलाती है, पुलिस कमिश्नर को बुलाती है और कहती है हम एक्शन ले रहे हैं। 2 आदमी गिरफ्तार करती है। जितने लोगों ने हिंसा करी उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हुए थे क्या? और उसकी कितनी निर्लजता से उनके प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे दुख होता है। जिनको जानकारी नहीं है, कम से कम भाई साहब मेरा निवेदन है, खालिद साहब आप जानकारी लेकर के आओ, लोगों को भ्रमित मत करो। इस चैनल को जितने लोग देख रहे हैं वो समझदार है और वो बहुत समझदार है, वो जानते हैं क्या आप क्या बोल रहे हो, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव हारने के बाद, अपना चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार से खुली छूट दी है वो सबको मालूम है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल को आप इतनी नफरत की आग में मत काटो, इसके परिणाम, दुष्परिणाम बहुत घातक होंगे, बहुत घातक। खालिद इबादुल्ला साहब,
कार्रवाई के हवाले से आपसे सवाल किया गया तो कार्रवाई के हवाले से आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार अभी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में नहीं है। मेरा सवाल यही, फिर तो क्या वजीर आला इतनी बेहिस है कि अगर इलाके में कहीं तशद्दुद ज़्यादा खबरें मौसूल हो रही हैं तो क्या वो उन मुतासर इलाकों का दौरा नहीं कर सकती? आपको याद होगा नाज़रीन, यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगी, कूच बिहार में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 24 आवर्स का मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर बैन लगाया गया था, उस बैन की तकमील होने के बाद फौरन वो कूच बिहार गई थी जहां पर सीआरपीएफ एहलकारों की तरफ से 4 वोटर्स की मौत हुई थी। उसके बाद वो वहां पहुंची थी और वहां उन्होंने महलूकीन के अहले खाना से मुलाकात की थी, तो अभी क्यों नहीं? खालिद इबादुल्लाह, देखिए ये फिर मैं कहूं, ये फिर मैं उनको बता दूं कि ये चीज क्लियर वो जब कर रहे हैं तो मैं कहता हूं इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता, आप भी समझ रही हैं कि आज के अभी तक कोई भी सरकार में कि कोई भी किसी की मुख्यमंत्री की नहीं, ये चलती है इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे। ये मालूम जरा सा कर ले भाई, आप अगर नहीं जानते तो क्या मुतासरा इलाकों का दौरा करना भी सरकार के हाथ में नहीं है? फिर कूच बिहार कैसे मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पहुंच गई थी? क्या बात करते हैं सर खालिद साहब? देखिए मैं कहता हूं कि अगर आज आप जब वो अपने कर्मियों को देखने के लिए जाती हैं, सेंट्रल फोर्स उसमें गोली चलाती है, वहां पे इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में जब गई थी वहां से मुलाकात करने गई है। आज भी हमारे लोग कई जिला में जाकर कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं का वहां डायरेक्शन दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्शन किया जा रहा है। तो क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वजीर आला ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन मुतासरा इलाकों की रिपोर्ट हासिल करें और वहां का दौरा करें? इससे तो वो जग जीत सकती है ना। किनका कत्ल किया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आप नहीं बोल रहे कि कत्ल किया जा रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं, राइट? यही बात तो बताया आपने, अमवात हो रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कत्ल किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कत्ल कर रहा है, उसकी पहचान कौन करेगा? कहा जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के 4 वर्करों को मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस के वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, जो नाम जिसका बीजेपी है, वो काम ही करती है भारतीय जलाओ पार्टी। वो भारत को पूरा जलाते जलाते अब बंगाल में पहुंचे। खालिद साहब, आपके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है। खालिद साहब, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है, आपने भी उसे अपनाया है, लेकिन जो लॉजिक सवाल है उस पर भी तो जवाब दीजिए। आपको सुनना चाहती है अवाम कि आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही है। मैं तो क्या लॉजिक बताइए ना, मैं आप पूछ रही है आपसे मैंने पूछा। मैं कह रहा हूं कि आज इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्स यहाँ पे 200 कंपनी लगाई हुई है, वो क्या कर रही है? नवीन कुमार साहब, इलेक्शन दिलाने का, वोट दिलाने का काम तो बहुत अच्छे तरीके से नवीन कुमार साहब, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम वाकयात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, इल्जाम लगा रही है। लेकिन कुछ देर पहले जब हमने शुरुआत की थी प्रोग्राम की, उस वक्त सांसद परवेश साहिब सिंह का ट्वीट हमने आपको बताया था। तो ऐसे ट्वीट की भी क्या जरूरत है? कि आपको नहीं लगता कि इस वाकयात में, इस हालात में इस तरह के ट्वीट और बयानात आग में घी डालने के मुतरादिफ है, बराबर है? मैं एक बात सना जी ये जानना चाहता हूँ, क्या इस समय दिन के 10 बजे हैं क्या? ये बार बार कैसी बातें कर रहे हैं कि सरकार इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन देखे। मैंने भी आपको बड़ा स्पष्ट बताया, और मैंने इसलिए बताया कि संविधान की जानकारी नहीं है। तो आप अभी, मेरा निवेदन है, आप जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, कल सुबह जो संविधान इनको जानकारी नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ। अरे चुप हो जाओ भैया, मत बोलो ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। क्यों बीच में उठा करके मुझसे कुछ भी फेंकने लग जाते हो? चुप हो जाइए। मेरा कहना ये है कि पश्चिम बंगाल की आग लगने के से पहले, आप कह रहे हो ऐसा ठीक प्रवेश साहब सिंह वर्मा की आपने बात करी, ममता बनर्जी ने कहा, आपको याद होगा वो वीडियो है और आपके चैनल पर न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क पर एक नहीं 20 बार चला। ममता जी जो अब मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा और सेंट्रल फोर्स यहाँ से उस दिन शाम को चले आएगी, उसका कोई अधिकार नहीं बचेगा, फिर तुमको कौन बचाएगा। क्या ये स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी क्या? और ममता दीदी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला उन लोगों के बारे में
जाकर के आप सही सवाल कर रही थी कि उनका दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने आज शाम को 24 घंटे बाद डीजीपी को बुलाया, मात्र 2 लोगों को बताया, गिरफ्तार कर लिया। एक चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी हिंसा में 2 लोगों को गिरफ्तार करके कहती है इतनी हो गई, नहीं अब ठीक है, इसीलिए हुआ क्या। और दूसरा सांसद उनका तपन सिंह कहें कि नहीं तपन दास कहें कि नहीं छोटी मोटी घटना है, कुछ लोग मर गए, क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में लोग मरते रहते हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ये चेतावनी देते हुए कहे तो ये कहां तक जायज है भाई नवीन साहब? मतलब आप कहें, मुझे सना ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में आपके घर में, मेरे घर में मेरे भाई बहनों को मारा जाए, सड़क पर बलात्कार, और आप ये कहें कि दिल्ली आए तो हम देखेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप कहें कि कुछ मत बोलिए, मुंह पे पट्टी बांधिए और बिल्कुल चुप होइए, होते रहने दीजिए। आप यही कह रही हैं क्या आप उसके समर्थन में? और उसके बाद बलात्कार होने वाली महिलाओं का हंस करके मजाक उड़ाए, ये तृणमूल कांग्रेस खाली साहब ये वक्त नहीं है हंसने का, ये वक्त नहीं है। हालांकि आप जश्न में थे, आपकी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, लेकिन अभी हालात नाजुक हैं। कैसे टैकल करेंगे? आप कह रहे हैं कि 5 मई के बाद हालात साजगार हो जाएंगे, वो हम भी देखेंगे, अगले डिबेट में आप हमारे साथ होंगे। खालिद साहब आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। कल 2 दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले आपने देखा, इनको अब चुप कराइए, बहुत बड़बड़ा रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि राज्यपाल यहाँ के डीजी और पुलिस कमिश्नर को बुला के उन्होंने सारी बातें कहा जिस दिन इलेक्शन खत्म हुई है। फिर देखिए, फिर बीच में फड़फड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल ने डीजी और कमिश्नर और पुलिस कोलकाता को बुलाकर उन्होंने मीटिंग की, उनको डायरेक्शन दिया। कितने कब तक गिरफ्तार करोगे लोगों को? फिर ये कोई भी लोग हो, अरे भाई आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप कोई जज हो क्या? चीफ जस्टिस हो क्या? सवाल पूछने का भी अधिकार जिस तरह से मैं भारत का नागरिक भी नहीं हूं। मैं समझता हूं कैसा आदमी है यार, नहीं कमाल, मेरा अधिकार आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब तो हम देंगे ना। आप दोनों आपसे तो पूछ रहे हो, मेरा अधिकार भी तो है हमारा जवाब देने का। दोनों वही जवाब, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। करोगे लोग? आप तो शब्दों में जवाब चाह रहे, लगता है डायरेक्शन ऑफ कोर्ट जो होता है, जजमेंट ऑफ चीफ जस्टिस या जज बैठे हुए, मैं आपको जज नहीं मान सकता। आपको एक साधारण भारत नागरिक के हिसाब से आपका सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप डायरेक्शन देके जवाब देना चाहोगे तो खालिद अब्बास तो आपके सामने कम हालात साजगार होंगे। खालिद साहब लास्ट कमेंट आपका जल्दी। देखिए सरकार कहां तक पहुंची सरकार इन्वेस्टिगेशन में? अंतर्गत लेगी, कल के बाद आप इस हालात बिल्कुल साजगार हो जाएगी। ठीक है, तो टीएमसी का ये दावा है कि जो हालात अभी बने हुए हैं तशद्दुद ज़दा इलाकों में, वो हालात बिल्कुल साजगार होंगे, वो भी तब जब ममता बनर्जी अब तीसरी मर्तबा मगरबी बंगाल रियासत की कमान अपने हाथों में ले लेंगी। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।